Hello everyone, this is our fourth lecture of class 9 physics, and here we go. This chapter name is वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, तो अपने लोग इसमें इसको पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के लिए उसे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे एक टर्म आता है जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम से हम क्या समझते हैं। तो जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। मतलब हम प्रक्रम यानी एक्शन के माध्यम से कोई भी चीजें अपने जीवन की स्थिति को बनाए रखने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ओके, एक और पता है कि ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, तो भोजन की प्राप्ति के बाद ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, मतलब जो हम वर्क करते हैं उसका साइंटिफिक थॉट क्या है वो हम समझते हैं। अब ये सब समझने की चीज नहीं है, बट चलो फिर भी अपने लोग समझते हैं कि किसी सतह पर रखा एक गुटका को धकेले। ठीक है, गुटका कुछ दूरी तय करेगा और फिर कुछ बल लगाएगा जिससे गुटका विस्थापित होगा। मतलब अगर यहाँ है गुटका, ये टेबल है मान लो, ठीक है ना, तो अगर हम इसको यहाँ धकेलेंगे तो क्या होगा, कुछ दूरी यहाँ तक आएगा, ट्रेवल करेगा, वहां से गिरने के बाद तो ये क्या होगा, यहाँ से गिर के यहाँ पे विस्थापित हो रहा है ना। तो यही समझाने का वो प्रयास करें, और इसमें कुछ है नहीं विशेष। बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। सिंपली वो दिया क्या है कि ना, कि कैसे बल लगता है। अगर जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, पेन है, पेंसिल है, कार है, किसी को भी जब तक हम फोर्स नहीं करेंगे क्या वो गति होगा, नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई चीज गति कर रहा है उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि उसमें बल लग रहा है। कार्ड्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी ये सब एग्जाम्पल की चीजें हैं, तो ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम दोनों दिशाओं के बीच का डिग्री कितना होता है, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब अगर हम मान लो एक यहाँ पे है ना, और एक यहाँ पे दिशा है, ठीक है ना, तो ये दिशाओं के मध्य का जो मेन कोण बनेगा वो कितना का बनेगा, 180 डिग्री। ये एग्जाम में बीपीएससी पूछ चुका है, ये पढ़ ही चुके हैं पहले। देखो अब यहाँ से मैक्सिमम चीजें रिपीट ही होगी, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। अगला चीज है कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। तो एग्जाम में सीधे पूछेगा कि एनर्जी का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स कौन है, तो सूर्य है। हम परमाणुओं के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो ये बनेगा कि बताइए निम्न में से हम किसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे परमाणुओं को नाभिक से आपको नहीं पता था। पृथ्वी के आंतरिक भागों और ज्वार भाटा से तो बिल्कुल भी नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था। तो आप ये याद रखिएगा। बाकी ये सब एग्जाम्पल है, ये सब कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल में बेसिकली क्या होता है ना, कि आप अपना इमेज वहाँ पे रखो और उसी हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करो, और फिर उसी हिसाब से एक्टिविटी करके देखो, तो आपको पूरा वो क्वेश्चन बैठ जाएगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि अगर बताइए आप चल रहे हैं, तो उस दिशा में चल रहे हैं और पैडल स्पीड में चल रहा है, तो क्या होगा, बिल्कुल जितना स्पीड रहेगा पैडल का उतना स्पीड हम चलेंगे। तो इसी टाइप का उदाहरण दिया हुआ है इस बुक में, तो वो आपको अपने से एग्जाम में अगर रख के देखेंगे उस सिचुएशन के हिसाब से, तो क्वेश्चन डील हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हर चीज़ रटना नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक मानव है, ओके, ये मानव है, तो ये अगर यहाँ पे एक कल खोद रहा है, ये कल खोद रहा है, तो कल खोदेगा तो इसमें जो ये ताकत लगा के गड्ढा कर रहा है, कल खोद रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें इसका एनर्जी का लॉस होगा ना।
तभी तो जाके ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, तो एक गड्ढा खुद के कल करेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, मानव के पास लॉस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन होना है। तभी ना ये कल जो फिजिकल रूप में था वो कहीं ना कहीं अब स्टैब्लिश रूप में हो गया। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 1 किलो जूल कितने बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक वैज्ञानिक है जूल, जिसके बारे में, जूल क्या है, ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक है, ठीक है। उन्होंने विद्युत तथा उष्मा गति के अनुसंधान पर अपना सिद्धांत दिया था, थ्योरी दिया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। इन्होंने उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की, और इन्हीं के नाम पे ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल रखा गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपको याद रखना है। बाकी फिर इधर एग्जाम्पल दिया हुआ तो इसको अपने लोग नहीं रटेंगे। अगला है कि किसी वस्तु में उस गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु गति कर रहा है ना, गति कर रहा है, मतलब इसमें अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसमें जो ऊर्जा लग रहा है ना, उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। तभी तो ये ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, सिंपल है। अब अगला है कि यदि गति विराम अवस्था में होगी तो नो डाउट इसका क्या होगा, जीरो होगा। किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होती है। मतलब जितना वर्क कर रहे हो ना, उतना उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, उसका वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन टीआरई 3 या फिर बीपीएससी 70th में डेफिनेटली आना चाहिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर चला जाता है। अब ये समझने वाली चीज़ है कि जैसे ये तीर और धनुष है, ठीक है, तो धनुष में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊर्जा तो होगी ना, तभी तो वो धनुष किसी तीर को खींच रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। मतलब कोई स्थिति में उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब है कि जब ये स्थितिज ऊर्जा अगर इसको खींचेगी, ऐसे खींच रही, मतलब अपनी ऊर्जा से इसे खींच रही है अपने बल से, तो ये क्या हो रहा है, खींचने के बाद क्या हो रहा है, इसमें गति प्रदान, मतलब ये नेक्स्ट ऑर्डर में जाके ये आगे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया, मतलब कि कोई स्थितिज ऊर्जा अपने परिणाम स्वरूप किसी को गति प्रदान कर रहा है। ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन डील हो जाएगा। अगला है कि वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गुरुत्व बल के वो विरुद्ध काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई वस्तु, जैसे एक गेंद है, ठीक है, ये बॉल है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो हम अगर इसको ऊपर फेंकते हैं, तो अगर हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें गति आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, गति आ रहा है ना, गति आ रहा है। तो ये जो गति आया, जो बॉल यहाँ पे स्टॉप था, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पृथ्वी के आसपास जो हमारा गुरुत्वीय बल लगा हुआ था उसके अगेंस्ट है ना, क्योंकि गुरुत्वीय बल क्या करता है, किसी भी चीज को अपने ओर अट्रैक्ट करता है ना, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध काम करे, फिर ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो फिर ये क्या होगा, इसके साथ काम करेगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है इम्पोर्टेंट चीज, ऊर्जा संरक्षण नियम। इसमें हम क्या करते हैं कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है, न तो इसकी
उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश की जा सकती। मतलब संरक्षण का रूप हुआ कि कोई चीज़ पहले से क्या है, अवेलेबल है, ओके, तभी ना हम इसका संरक्षण करेंगे। डैट मीन्स क्या हुआ कि ऐसी चीज़ को, यानी ऐसी एनर्जी को ना तो हम इसको खत्म कर सकते हैं और न ही इसको हम उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये सब एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है ना, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। मतलब कि जैसे ये कोई वस्तु है, जैसे जैसे नीचे आएगी तो इसका क्या होता है, हल्का महसूस होने लगता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्थितिज में क्या हुआ, ऊर्जा का कमी हो गया, लेकिन गति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर से गिरेगा तो क्या धड़ाम से गिरेगा। आप देखते हो कि जैसे ये जमीन का तल है और ये मान लो कि ये 4 तल्ला घर है, तो जब यहाँ से ऐसे गिरेगा तो धड़ाम से गिरेगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने में इसको टाइम लगता है, ठीक है। तो पहली बात क्या समझ में आया कि जब वस्तु नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति मतलब जो कंडीशनल एनर्जी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब उसके गति में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है और तेजी हो जाता है। और जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो उसका एच क्या हो जाता है, जीरो, मतलब जीरो उसका एच का वैल्यू हो जाता है। एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि जब हम किसी पिंड के मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र अवस्था में, अभी हमने ऊपर में पढ़ा स्वतंत्र अवस्था में, तो उस समय अगर कोई वस्तु गिरती है तो क्या होगा कि उसकी स्थिति ऊर्जा में जितनी कमी होगी ना, उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है ना। अगला है कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बटा समय। शक्ति का मात्रक वाट है और यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है। 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 जूल सेकेंड या 1 सेकेंड, ठीक है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक कौन है, जल जूल है, और बड़ा मात्रक कौन है, तो किलो वाट घंटा है। दोनों याद रखिएगा। 1 किलो वाट बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में हम ऊर्जा को किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो किलोवाट घंटा में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम एक महीने में विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं उसे हम किस में करते हैं, यूनिट में। मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, कितना यूनिट बिजली खर्च करते हैं उसको मापते हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, कुल यांत्रिक ऊर्जा। मतलब कि गतिज प्लस स्थितिज कोई भी वस्तु का अगर हम मापेंगे तो क्या होगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। मतलब दोनों के बीच जितना लगा वो होगा, ठीक है। सो ये यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बता दिया, और जो एग्जाम्पल में दिया हुआ था उसको हमने समझा दिया कि कैसे उसको डील करना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बस इम्पोर्टेंट है उतना ही करना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ध्वनि, जो आई थिंक हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कल के वीडियो में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।